प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। देश की राजनीतिक चर्चा पर अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद है और ये राजनीतिक चर्चा पूरे देश में सिर्फ एक ही ट्रेंड चल रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नया सत्ता केंद्र कौन बनेगा। नया सत्ता केंद्र कौन बनेगा मतलब यह है कि आज हिंदुस्तान के इतिहास में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ने इन्हें एक तरफ एनडीए कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। सभी गठबंधन के साथियों ने अपना पूरा जोर शोर लगाया और चुनाव संपन्न हो गए। सबकी अपनी अपनी मर्यादा रहे, अपने अपने क्षेत्र रहे, अपने अपने नारे रहे, सबके अपने अपने दावे रहे, लेकिन रिजल्ट सामने आ गया है। और इस सामने आने वाले रिजल्ट में आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस पार्टी ने कितने सीटें जीती, किस तरह से जीती और उनकी क्या संभावनाएं हैं और आगे सरकार में क्या होने वाला है। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज कुमार निषाद जी कानपुर से, पूर्वांचल से रामचीत साहनी जी और कस्सम निषाद समाज के नेता फिशरमैन के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश कश्यप जी हमारे साथ में हैं। सभी साथियों के साथ हम बात करेंगे और देखेंगे कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या संभव है और क्या होना चाहिए। मनोज जी, आज ये बताएं कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जो समाचार संकलन सामने आए हैं और जो रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं कि किस पार्टी को कितना बहुमत मिला है और किस तरीके से उनकी भाषाएं रही हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने स्लोगन दिए और जनता में अपनी पैर बैठाई, इसके विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे। पहले ये तय कर लीजिए कि हमें इंडिया के विषय में बताना है कि एनडीए के विषय में बताना है। यहाँ दो मुद्दे हैं और दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज को संदेश दिया। शुरुआत अगर इंडिया से करेंगे तो इंडिया के जो भी शीर्ष नेता रहे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी दूर करना, महिलाओं को आर्थिक मदद करना, इस तरीके से कम 250 पॉइंट रखते थे। और अब आइए एनडीए के विषय में, तो एनडीए के विषय में जो आर्थिक सुधार हुआ उसके विषय में बात किया। अब राम मंदिर बनाया उसके विषय में बात की। तो दोनों का हर जगह प्रभाव पड़ा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण दे कि उड़ीसा जैसे राज्य में जहाँ जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी की नगरी है, वहाँ पे 24 साल से नवीन पटनायक जी थे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई। उसका क्रेडिट उन्होंने इस बात को कहा कि हमने राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर के नाम पे भक्ति काल उसमें वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुई। अब उसी मुद्दे को लेके आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। यहाँ पे राम मंदिर बना, सबको खुशी हुई, लेकिन रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ा कारण रहा। और राम मंदिर सबका है ये उत्तर प्रदेश के निवासियों ने जाना और इसलिए उन्होंने बेरोजगारी मुद्दे को ज्यादा तरजीह दी। इसी का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीट में आई, समाजवादी पार्टी 37 सीट में आई, कांग्रेस 7 सीट में आई। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों ने, चाहे इंडिया हो, अगर इंडिया उड़ीसा में फेल हुआ, एमपी में फेल हुआ, छत्तीसगढ़ में फेल हुआ, तो वहां पे आर्थिक मुद्दे नहीं ला पाए। और एनडीए की बात करें तो एनडीए पंजाब में फेल हुआ, महाराष्ट्र में फेल हुआ, उत्तर प्रदेश में फेल हुआ। तो ये सबके अलग अलग क्षेत्रवार परिस्थितियां रही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश के लिए नारा दिया था कि 80 में 80 सीटें हमारी हैं, तो दोनों ही नारे उनके फेल हुए। न तो वो 400 पार गए और न उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कब्जा कर पाए। यहाँ पर विपक्ष ने उनकी सीटों को आधा करते हुए
उनके विजय रथ को रोक दिया, और हिंदुस्तान का जो 400 पार का नारा था उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो ऐसा कौन सा फैक्टर रहा होगा आपकी निगाह से जिसकी वजह से उनकी सीटें कम हो गई? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, कुछ भी आप कह सकते हैं, बशर्ते किसी को आप अपशब्द का उपयोग ना करें। तो उन्होंने 400 का नारा दिया, 80 पे 80 जीतने का, ये उनकी स्वतंत्रता है और उसके तहत वो कह सकते थे। भाई 80 के 81 कह नहीं सकते क्योंकि वो संविधान में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में 81 सीटें, तो ये उनका अधिकार था, उस अधिकार के तहत उन्होंने कहा। ये एक पॉलिसी है अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस ऊंचा करने के लिए, तो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने अपनी योजना पर कार्य किया और उसी योजना को दूसरे तरीके से संविधान खतरे में, ये अभी भी राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने संविधान की सुरक्षा के लिए वोट दिया है। अभी राहुल गांधी जी का बयान है, ताजा बयान है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को इंडिया के नेताओं ने समझाया कि नहीं भाई, ये 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। वो 400 किस लिए मांगे थे ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए। उनके 2-3 नेताओं ने, जिस तरीके से अयोध्या के लल्लू सिंह और कर्नाटक के सांसद साहब, तो इन लोगों ने कहा कि 400 इसलिए मांग रहे हैं, हमें संविधान परिवर्तन करना है। तो ये चीजें दोनों तरफ से रही और ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमें 400 सीट किस लिए चाहिए। भाई सीट सरकार बनाने के लिए तो आपको 272 का जादू आंकड़ा चाहिए, वो आपके पास फिलहाल पहले भी था, 300 से ऊपर सीटें थी आपकी स्वयं की, फिर भी आप गठबंधन लेके चले। गठबंधन के तहत आपका आज आपको 292 सीट मिली है, तो ये कॉन्फिडेंस के तहत ये वाक्य हो सकता है, तो इसको आप नहीं कह सकते। अब मैं चाहूँगा कि पूर्वांचल की राजनीति पर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें जो काशी प्रांत में आती थी, जो राम मंदिर मुद्दे के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा था, और उस मुद्दे से लगे हुई 14 सीटों में से सिर्फ 11 सीटें विपक्ष को मिली हैं और 3 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो पूर्वांचल से होने के नाते मैं साहनी जी से चाहूँगा कि पूर्वांचल में ऐसी कैसी स्थिति आई, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए, पूर्वांचल की राजनीति जो है जातिगत पर ज़्यादातर दामोदार रखती है और वहाँ की जनता जो है जिसको अपना नेता मानती है उनके साथ लगी रहती है। सबसे बड़ी बात वहाँ की ये है कि आप जब वहाँ मैदान में आते हैं और उनके दुख दर्द में जो लोग शामिल रहते हैं उनके साथ वहाँ के लोग लगते हैं। वो यह नहीं देखते कि किस पार्टी में है, किसके साथ है। जो अगर दुख दर्द में उनके साथ शामिल होता है वो वहाँ पे होता है। जैसे आप मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी को ही वहाँ पे ले लीजिए, वहाँ पर आप चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन जनता के बीच आपका जो संदेश था वो स्पष्ट नहीं कर पाया। आज उनके लड़के अरविंद राजभर जी जो है वहाँ से उनको पराजय मिली है, उसका कारण यही रहा कि आप जनता के बीच में नहीं पहुँच पाए सही ढंग से तरीके से, और जो गठबंधन था वो यह समझाने पे समझाने में कामयाब रहा कि ये जो है हम इनको तवज्जो नहीं देते, जिस समाज से आते हैं वो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक कारण तो उनको जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ के लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दिया, और चूंकि कास्ट फैक्टर इतना है, बीएसपी ने वहाँ पे अपना चौहान प्रत्याशी उतार रखा था, और इससे पहले जो है दारा सिंह चौहान थे, उपचुनाव में हार गए थे, उस जैकी वाले में हार गए थे। तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे का जो समीकरण बना था मिलने जुलने का, तो एक दूसरे ने एक दूसरे को काटा हुआ जातिगत तौर पे कि आज मुझे आपने सपोर्ट नहीं किया, हम आज भी आपको नहीं सपोर्ट करते। तो अगर हम बात करें तो पूर्वांचल का ही एक हिस्सा होता है देवी पाटन मंडल जो गोंडा में आता है, जहाँ के ब्रजभूषण शरण जिसके ऊपर निगाहें लगी थी पूरे विश्व की, महिला खिलाड़ियों के ऊपर हुए अत्याचार के लिए पूरे देश में उनको जाना गया, पूरे प्रदेश में जाना गया, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बावजूद देवी पाटन मंडल की 3 सीटों में से
2 सीटें वो जीत करके आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी दी, अपने बेटे को भी जिता के दिखाया। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे पर 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें लेके आती हैं और देवी पाटन मंडल में 3 सीटों में से 2 सीटें लेके आती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्यों लेके आए। ये उनका अपना जो राजनीतिक दायरा है तो एक रहा होगा, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे कभी मिला नहीं, न उनसे मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी कार्यशैली को समझा, तो इससे मैं ज़्यादा कोई कुछ कह नहीं सकता। मुकेश जी, आपसे मैं विशेष रूप से जानना चाहूँगा क्योंकि आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ के कानपुर जिला अध्यक्ष भी हैं, मंडल पदाधिकारी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए थे, जिनको टिकट मिला था, उसमें से निषाद समाज के, कश्यप समाज के लोगों को जो टिकट दिए गए थे, उनमें से जो जीत का प्रतिशत आया है और कुछ प्रत्याशी हार भी गए हैं, तो सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही आपके समाज के लोगों को टिकट दिया और जीतने के लिए कहा। तो उसमें जैसे साक्षी महाराज जी आपके जीत के आए उन्नाव से, भारतीय जनता पार्टी से हैं, दो समाज से हैं। दूसरी तरफ आपके संजय निषाद जी हैं, उनके बेटे प्रवीण जी चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव हार गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी चुनाव हार गए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये लोग चुनाव जीत गए या हार गए, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन ने अपने लोगों की मदद नहीं की, उनको मजबूती नहीं दी, इसलिए हार गए? देखिए, मैं राष्ट्रीय निषाद संघ नगर अध्यक्ष होने के कारण, मेरा नाम मुकेश कश्यप है। मैं करीबन 15 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारा जो समाज है, पहली बात तो बता दूँ, हमारा समाज बहुत प्राचीन है। चाहे रामायण के ग्रंथ उठा लीजिए, निषाद राज का बहुत बड़ा स्थान रहा है, चाहे महाभारत ले लीजिए, तो हमारा समाज जो बहुत प्राचीन है और देशभक्त रहा है। पहली बात तो देशभक्त भी रहा है और लड़ाका भी रहा है। समाज के लिए अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस देश को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैंने इस देखा है कि जब वहाँ से कड़ी चलती है, प्राचीन काल से आते आते हम लोग जो है बिरसा मुंडा होते हुए, तिलका मांझी होते हुए, अगर इस समय काल के अनुसार वर्तमान में हम देखें तो हमारा समाज अति पिछड़ा हुआ था कुछ अभी 20-25 सालों पहले। लेकिन अब जागरूकता आ गई है, लोग समाज में उठने बैठने लगे हैं, समाज में लोग पढ़ाई करने लगे हैं, क्योंकि पिछड़ा जब शिक्षक व्यवस्था जब हमारी समाज की ठीक नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं था। तो अब मौजूदा हालत में लोगों को ज्ञान होने लगा है, शिक्षा में लोग आगे निकलने लगे हैं, राजनीति में क्या होता है वो जानते हैं कि हमारा उत्थान किस तरीके से हो सकता है। तो एक कड़ी उत्थान करने की राजनीति की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने करीबन हमारे प्रत्याशी 7 जीते हुए हैं और इसमें हमारा समाज जो है कश्यप, निषाद, लोधी, जिन, रैगवार, बाथम, इन अन्य पर्यायवाची जातियों के नाम से जाना जाता है। तो 7 कैंडिडेट तो बीजेपी से जीते हुए हैं और 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से जीते हैं। दोनों पार्टियों ने लगभग महत्व दिया है, हमारे समाज के लोगों को टिकट भी दिया है। और जो आपने एक बात कही है कि क्यों हारे हैं या क्या कारण रहा है, कहीं ना कहीं एक कारण जरूर है। जैसे आप निरंजना ज्योति को ले लीजिए, फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री रही है, उन्होंने समाज में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक हित को देखते हुए उनको वोट भी मिला। लेकिन परिवर्तन जब होता है तो कहीं ना कहीं अन्य जातियों का भी वोट परिवर्तित हो जाता है दूसरी जगह पर। इस कारण समाजवादी पार्टी में परिवर्तित हो गया कुछ जातियों का वोट। इस कारण से वहाँ की सीट समाजवादी पार्टी की निकली। और अन्य जगह भी है, कहीं कहीं क्या हुआ कि हम समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं, तो कई कैंडिडेटों ने अगर समाज के लिए उत्थान के काम नहीं किया है, जो नए चेहरे रहे उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इस कारण वो हारे। लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्टियों ने महत्व दिया, समाज के लोगों को टिकट दिया,
उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और जीते हुए प्रत्याशी को धन्यवाद देता हूँ। और जो हार गए हैं उनके लिए जरूर कहूँगा कि वो नए सिरे से अपना काम करें, समाज और लोगों के हित के लिए काम करें, सर्व जातियों का सम्मान करें, सर्व जातियों के लिए हित के लिए काम करें। क्योंकि राजनेता जो होता है ये समाज सेवा के लिए, राजनीति में आने का मतलब ये होता है समाज सेवा करिए। आप किसी भी जाति का क्यों ना हो, आपके विधानसभा का हो चाहे संसदीय क्षेत्र का हो, और उसकी ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है जिस समाज से बिलोंग करता है। अगर उसकी समाज विकासशील है तो कोई बात नहीं, अगर उसकी पिछड़ापन है, असहाय है, तो उसको उत्थान के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब हम समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो हम देश का ही विकास करते हैं। अगर वह शैक्षिक व्यवस्था ठीक नहीं है वहाँ की, तो उसकी शैक्षिक व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। तो आने वाले समय में शिक्षा का महत्व के बिना कोई विकास संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए हैं आपके समाज के लोग, जी वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की तरफ से भी आपके समाज से सांसद चुन कर आए हैं। जी तो जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें से किसी को मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है और कोई सांसद भी रह सकता है। जो गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे वो चूंकि विपक्ष में बैठेंगे, तो क्या उन लोगों के बीच में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि जो सामाजिक हित में काम करे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सामाजिक उत्थान के लिए मैं अपनी राष्ट्रीय निषाद संघ नगर अध्यक्ष होने के कारण मैं कहूँगा चाहे जीते हुए प्रत्याशी हो चाहे हारे हो, वो आपस में मंत्रणा जरूर करें कि समाज का विकास कैसे हो, उन मुद्दों को संसद में उठाएं। पहली बात तो ये आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है हम लोगों का, कहीं कहीं हमारे समाज को आरक्षण मिल रहा है, किसी किसी प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे मजबार गोल्ड का सर्टिफिकेट बनता है, किसी किसी क्षेत्र में है, किसी में नहीं है। तो इन जातियों को जो पर्यायवाची रह गई है समाज की, उनको मजबार गोल्ड में परिभाषित कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन भ्रांतियां होने के कारण, पर्यायवाची होने के पर्यायवाची अपने समाज की, कि उनको अलग रखा गया है, वो भी सीधी में डाल दिया गया है। ठीक है ना? तो हम चाहेंगे कि मजबार गोल्ड में उन जातियों को परिभाषित कर दिया जाए ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और विकास कार्य हो सके। जाहिर सी बात है, आरक्षण होगा तो विकास कार्य उनका होगा ही होगा निश्चित रूप से। जब विकास होगा तो एक समय ऐसा भी होगा जब देश पूरा विकासशील हो जाएगा तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो पिछड़ा हुआ है ना, जाने कितनी जातियां पिछड़ी हुई हैं। तो आरक्षण का मतलब यही होता है कि विकास करें सभी जातियां। मनोज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े के हिसाब से कश्यप, निषाद, बिंद, लोधी, खरवार जातियों को मिलाकर लगभग 16 लोग सांसद बनाए गए हैं, जो गठबंधन से भी हैं और सत्ता पक्ष से भी हैं। उसके साथ साथ 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। कुछ प्रत्याशियों की हार की जो वोट की मतलब गिनती है वो 2500 से चालू होती है और वही गिनती जा करके 1,03,526 तक जाती है। तो ये जो जीत के और हार के जो आंकड़े हैं, जो 2500 से चालू होकर के ये 1,03,000 तक जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या ये माना जाए कि इन लोगों की स्वीकार्यता लोग अपने लोगों के बीच में नहीं थी, पार्टी के लोगों के बीच में नहीं थी, या इस हार जीत पर आपका क्या विश्लेषण है? आप अपने शब्दों में बयान करें। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपसे कि मैं किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं, बस सभी पार्टी। मैं तो पार्टी में उनकी स्वीकार्यता थी या नहीं थी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे समुदाय से यदि कोई चुनाव हारा है तो उसके विषय में मैं कहूँगा कि वो उस व्यक्ति की विफलता है और उसको उनको अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए कि वो समाज में कहीं ना कहीं अपना महत्व स्वीकारता को घटाया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप 2,500 वोटों से हार गए, आप 1,00,000 वोटों से हार गए? मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं आपको संत कबीर नगर का, जहाँ से परवीन निषाद चुनाव हारे हैं लगभग 96-97 वोट से। तो निश्चित तौर पर 96-97 से पप्पू निषाद चुनाव जीते हैं। अगर 96-97 से परवीन निषाद आ रहे हैं तो 96-97 से
परवीन निषाद पप्पू निषाद चुनाव भी 92,170 वोटों से हार जीत का आंकड़ा। समथिंग में बताओ चुनाव जीते भी हैं। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1 लाख लोगों ने स्वीकार्यता आपकी घटी, ये परवीन निषाद जी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर सुधार करने के लिए जनता की सेवा में बने रहना चाहिए। और जनता की सेवा करने के लिए संसद होना ही कोई जरूरी नहीं है। ये कौन कहता है कि हम पद में रहें तभी हम समाज की सेवा करें? हाँ, एक प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति आपको वो शहर, जिला, आपको क्षेत्र, समाज चुनता है जिससे आने वाली समस्याओं को वो बताए। जब कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है उसी एक जाति से तो होता नहीं है, तो उसको सभी जातियों का वोट मिलता है। राष्ट्रीय निषाद संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी सांसद पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आने वाली सरकार से इस तरीके की योजनाएं लें, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का कार्य होता है भाग अपने देश का उन्नत करना। कभी भी ये नहीं होता है कि विपक्ष देश को गिराने का कार्य करेगा और पक्ष देश को उन्नत को कार्य करेगा। दोनों का लक्ष्य होता है कि एक दिशा में लेकर देश को उन्नत का करना। तो वो ऐसी निषाद समुदाय होने की वजह को ऐसी योजना लाएं जिसकी वजह से इस गरीब समाज का उत्थान हो सके। तो ये स्वीकारता घटी है, इसका वो विश्लेषण करे, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। सानी जी, मैं आपसे सवाल ये चाहूँगा कि आप पेशे से पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी करते रहते हैं और सामाजिक विश्लेषण भी करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं बात करूंगा पूर्वांचल से। तो पूर्वांचल से प्रवीण निषाद और लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद दोनों एक ही सीट पर लड़े और चुनाव एक जीत गए और एक हार गए। काजल निषाद ने अपने समाज से अपील की, रोते हुए अपील की, बहुत भावनात्मक अपील की, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। तीसरा फैक्टर आता है यहाँ पर राजवीर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं और एक बहुत बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति स्थित थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजवीर सिंह चुनाव हार जाते हैं। तो इन तीनों सीट पर जो हार हुई है, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी समाज के नवनिर्वाचित सांसद भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने अपना प्रयास करके संसद पहुँचने का काम किया। ये बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है समाज के लिए कि समाज से लोग जो है सांसद और विधायक बनते हैं, मंत्री बनेंगे और बन रहे हैं। मैं उन लोगों को पुनः बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और रही बात संत कबीर नगर लोकसभा सीट से कि पप्पू निषाद क्यों जीत गए और वो क्यों हार गए, तो मैंने पहले भी कहा था कि जहां आप समाज के दुख दर्द को आप समझते हैं, उनके दिल में आप बसते हैं, वो आपको सराखों पे उतारता है। पार्टी का सहयोग रहा, अगर मैं पप्पू निषाद की बात करूं तो पार्टी का सहयोग रहा, समाज के लोगों का सहयोग रहा। और इससे पूर्व जो है वह विधायक रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, तो उनको ये सारी चीजें मालूम थी कि हमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हमको सजोनी है, समाज को किस तरीके से अपने साथ लेके आना है और सर्व समाज में कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है अपनी कार्य योजना के तहत। तो वो सारे करके उन्होंने अपनाए और क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है बात करने की और वो सब चीजें करने की, तो उनको तो जनता ने जो है प्यार दिया, सम्मान दिया। हालांकि जो जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्य रहा अपने प्रवीण भाई का कि वो नीचे रहे, क्योंकि दोनों ही निषाद परिवार से आते हैं, तो जीत तो किसी एक की होनी है। तो मैं यह उनको तो जरूर कहूँगा कि आप जब गोरखपुर में से आपको दावेदारी मिली थी एक बार, आपने उसको निभाया भी, फिर आप संत कबीर नगर आ गए
तो वहाँ के लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें आपके द्वारा किए गए कार्यों का यहाँ पे आकलन किया। और यहाँ भी आप सांसद 5 साल रहे, यहाँ भी आप सांसद रहे, तो समाज के लोगों का कहीं न कहीं आपने जो भला करना चाहिए था वो आपने शायद नहीं किया होगा उनके साथ, इसीलिए समाज आपके साथ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब आपकी खुद की निषाद पार्टी है तो आप अपने पार्टी के सिंबल से चुनाव क्यों नहीं लड़े? इसका भी जो है समाज के लोगों में एक बहुत बड़ा ये माहौल बना था कि आप अपने ही सारा कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो कम से कम अपनी पार्टी के चुनाव के चिन्ह से तो लड़िए। एक ये भी नाराजगी रही समाज की। सो यही है। और काजल निषाद की बात जहाँ तक है, तो काजल निषाद जो है काफी सालों से गोरखपुर में प्रयास कर रही हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रयास करें। और समाज अभी उनको जो है पूरी तरीके से या कह लीजिए कि एक्सेप्ट करना चाह रहा है और किया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें जरूर हैं जिसकी वजह से लोग अभी चोट खाया हुआ है समाज वहाँ का प्रवीण निषाद की वजह से, तो उनको भुगतना पड़ता है। जैसे बाबू मनोहर लाल जी ने पेड़ लगाया था उन्नाव में, तो फल खा रहे हैं साक्षी महाराज जी। उसी तरीके से पेड़ लगाए थे प्रवीण निषाद जी और अब उनको उसका फल मिल रहा है काजल निषाद जी। तो उनको थोड़ा सब्र रखना है, आने वाले समय में वो सारी चीजें हो सकती हैं। और आगे की मैं बात करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा, वो तो बीजेपी के महारथी और कह लीजिए जो पुरुष थे। सो उनके अगर पुत्र की अगर हार होती है तो कहीं न कहीं यह मान के चलिए कि बीजेपी का जो है वहाँ पर स्तर जो रुझान है जो गिरा है उसको फिर से विवेचना करने की आवश्यकता है और वो आगे तैयारी करेंगे, आगे जीत सकते हैं। धन्यवाद। मेरा मानना है जो काजल वाले मुद्दे में, काजल निषाद जी वाले में, शायद अभी निषाद समाज जो है अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा। वोट मिले उनको अच्छे मिले हैं, लेकिन अभी मेहनत करने की जरूरत है, जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव के समय ही जाना नहीं चाहिए, चुनाव के बाद भी जाना चाहिए और लगातार वो काम करती रहेंगे अपने क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से अगली बार मेरे ख्याल से वो शायद जीत जाएंगे। और रही बात माननीय सांसद, पूर्व सांसद जो राजगीर जी हैं, कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं, पिछले कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया होगा निश्चित रूप से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज के वर्ग का कोई व्यक्ति उस बिरादरी का हो या जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वो अपना तो ज्यादा चाहता है कि हमारा सांसद हमसे मिलने आए, क्योंकि हमने उनको सांसद बनाया, वो हमारे दुख सुख के साथी बने और जाहिर सी बात है कि हमसे मुलाकात करें, हमारे सुख दुख के साथ, मतलब जाहिर सी बात है समय समय पे कार्यकाल में हमसे मिलते रहे। तो कहीं ना कहीं कमी कमी हुई है और जनता शायद उनकी समाज की कुछ नाराजगी रही होगी और वोट बैंक भी जाहिर सी बात है इधर उधर हुआ है, कारण से वो हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की लहर में उनको जीतना चाहिए था, उनको अपने विकास कार्यों के कारण भी जीतना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं कमी रही गई। अब मंथन करने का विषय है, तो अगली बार प्रयास करेंगे तो शायद निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और तीसरा आपने पूछा था मान्यवर प्रवीण निषाद वाले में भी यही रहा। मेरा मानना है कि राजनीतिक समाज सेवा है और प्रवीण निषाद जी निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। जैसे सानी जी ने कहा है हमारे कि उनको अपनी सिंबल से लड़ना चाहिए था, इसका भी बहुत बड़ा कारण रहा। समाज के लोग उनसे पूछते रहे कि अपने पार्टी के सिंबल से लड़ जाते, शायद वो जीत जाते और उनको एक सांसद मिलता मेरे ख्याल से। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विकास कार्यों में या कहीं ना कहीं ऐसी समाज के लोगों से मिलने जुलने में कमी रखी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि समाज इतना नाराज ना होता और वोट पूरा देता उनको। और कारण कुछ और भी रहे हैं, जैसे इंडिया जो गठबंधन रहा है तो उसमें दलित वोट भी जो है डाइवर्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों लोगों सांसदों से मिल चुका हूँ, चाहे प्रवीण निषाद हो चाहे माननीय समाजवादी पार्टी में पहली पिछली सरकार में जब समाजवादी सरकार थी, पप्पू निषाद जी मंत्री रहे,
इनकी विकास शैली बहुत अच्छी रही है और उन्होंने सामाजिक हितों के लिए भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि बन जाती है कौन किस तरीके का व्यक्तित्व का व्यक्ति है, तो उस कारण उसको वोट ज्यादा मिल जाते हैं सामाजिक। तो ये भी कारण रहे हैं कुछ। तो जीते हुए प्रत्याशी को शुभकामनाएं देते हैं और प्रवीण निषाद जी अगली बार मेहनत करेंगे, शायद जीत जाएंगे, कामनाएं हमारी तरफ से। अभी हमारे साथियों ने बताया कि प्रवीण निषाद जी चुनाव हार गए, काजल निषाद चुनाव हार गई और राजवीर सिंह की हार गए चुनाव। मेरा एक अलग मत है कि संत कबीर नगर से कोई निषाद चुनाव नहीं हारा, निषाद ही सांसद है। दुख मुझे है काजल निषाद का चुनाव हारने से कि हमारी बहन काजल निषाद गोरखपुर से चुनाव हार गई और इसकी समीक्षा यही है कि प्रवीण निषाद सांसद होते हुए केवल 1.5 साल 2 साल सांसद रहे, उसके बाद वो गोरखपुर से संत कबीर नगर क्षेत्र चुन लिया। तो वहाँ का निषाद समुदाय निषाद नेता से बड़ा अपेक्षा रखते था, तो उस अपेक्षा को हमारी बहन समझा नहीं पाई और उसके लिए भी उनको मेहनत करनी चाहिए और राष्ट्रीय निषाद संघ उनका पूरा साथ देगा। और अब आई बात एटा से रवीर सिंह जी लोधी का, तो मैं एक बात बताऊं कि अगर मेरी आवाज उन तक जाए तो उनको याद होगा कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बाबू कल्याण सिंह जी ने जब बनाई भारतीय जनता पार्टी से हटकर, तो उन्होंने कहा कि लोधी निषाद बिन कश्यप हम सब एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजवीर सिंह राजू जी का कभी ऐसा बयान नहीं आया कि लोधी निषाद में है। लोधी निषाद एक है, इस विषय में सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी हमेशा कहते थे कि लोधी निषाद हम एक है और इसका सबूत उन्नाव सीट जीती हुई है। तो रवीर सिंह जी को अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा और उनको ये चीज पूरे उत्तर प्रदेश के, अब उनको समय मिला है 5 साल के लिए, वो अपने आप को एटा अलीगढ़ में केवल सीमित न रखें, वो पूरे उत्तर प्रदेश के विषय में दौरा करे, निकले और लोधी निषाद बिन कश्यप को लेने का कार्य करे। वो भी बाबू जैसे महान हो सकते हैं। चुनाव जीतना हारना जीवन की एक शैली है, उसमें वो बना रहता है। राष्ट्रीय निषाद संघ का एक बहुत बड़ा उदाहरण कि सुल्तानपुर से राम मोहन निषाद चुनाव जीत गए। मेनका गांधी जी वरिष्ठ नेता, दिग्गज रही और एक सम्मान परिवार जिसका इतिहास में नाम है भारत में। उनको एक निषाद समुदाय के व्यक्ति ने चुनाव हराया, क्योंकि मैं निषाद समुदाय इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय निषाद समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष है और हमारे निषादों की एक लहर है कि नहीं राम मोहन निषाद जी चुनाव जीत गए हैं, तो निषाद समाज ने उनको साथ दिया। ये उदाहरण जो है, जो भी व्यक्ति हारा है और जो व्यक्ति जीता है, दोनों को मानना पड़ेगा कि हमको इस देश काल खंड में हमको समाज जैसी चीज को नहीं छोड़ सकते हैं और इसमें मुझे लगातार समाज के बीच में संवाद बना रहे, इसीलिए हम सफलता का कहानी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।